गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग जो रेप्लिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किए थे उसमें तीन जो इवेंट्स हैं या तीन उसके पॉइंट्स हैं उसको हम लोग कवर कर लिए थे। फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्राइमिंग। ठीक है, लास्ट जो क्लास था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनिशिएशन तक पढ़ा था। इनिशिएशन में हम लोग क्या देखे थे कि हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज आकर के जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड कर देते हैं। अनवाइंड करके इस तरीके का वाई शेप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ठीक है, लास्ट इतना पढ़े थे। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्राइमिंग। ठीक है, प्राइमिंग में बेसिकली क्या होता है कि आरएनए का प्राइमर जो है वो वहाँ पर जनरेट होता है। कहाँ पर? रेप्लिकेशन फोर्क में। ठीक है, अब जो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, रेप्लिकेशन फोर्क में अगर इस साइड से ओपन हुआ है, रेप्लिकेशन फोर्क बना है, ठीक है, तो एक साइड से 3' एंड फ्री रहेगा डीएनए का और दूसरे साइड पे 5' एंड जो है वो फ्री रहेगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि रेप्लिकेशन के टाइम पे जो नए डीएनए के स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा, ठीक है, वो हमेशा 3' एंड से ही होगा। ठीक है, रेप्लिकेशन के टाइम पे जो नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा 3' एंड से ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3' एंड पे फ्री OH ग्रुप जो है वो मिलेगा। ठीक है, और फ्री OH ग्रुप के होने से वहाँ पर से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना जो है इजी हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा नए स्ट्रैंड की ग्रोथ 3' एंड से ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो एक 3' एंड ऑलरेडी फ्री मिल रहा है अपने को। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर तो नहीं मिल रहा हमको क्योंकि ये 5' एंड है। ठीक है, तो ये वाला जो एंड है, मतलब कि ये आपका ओपन एंड है स्ट्रैंड का और ये आपका फॉर्क एंड है जहाँ पे फॉर्क बन रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है। ठीक है, तो एक आरएनए का प्राइमर जो है वो कहाँ पर बनेगा? जो आपका ओपन एंड है फॉर्क का वहाँ पर बनेगा, और दूसरा जो आरएनए प्राइमर है वो फॉर्क वाले एंड पे अंदर की तरफ बनेगा। क्योंकि ये वाला साइड कौन सा होगा? ये वाला साइड उसका 3' साइड होगा, लाइक दिस, है ना। ये वाला साइड उसका 3' साइड होगा, तो प्राइमर कहाँ पर बनेगा? फॉर्क में अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब ये आरएनए प्राइमर जो है कैसे बनेगा? आरएनए प्राइमर बनाने के लिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम पर आएगा। सॉरी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम में आएगा। ठीक है, तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट हम लोग बोल रहे हैं, मतलब कि इसका सिंथेसिस डीएनए के साथ में हो रहा है, डीएनए से जुड़े हुए और डीएनए के साथ हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? डीएनए डिपेंडेंट बोल रहे हैं। और आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस हो रहा है तो कौन सिंथेसाइज करेगा? आरएनए पॉलीमरेज, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है इसको शॉर्ट में हम लोग आरएनए प्राइमेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आरएनए प्राइमेज बोल करके चलेंगे। ठीक है, तो आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम होगा वो एंजाइम यहाँ पर एक्शन में आएगा। एक्शन में आकर के दो जो आरएनए के प्राइमर्स हैं उनको सिंथेसाइज करेगा। एक आरएनए का प्राइमर जो है ये 3' एंड जो ओपन एंड होगा वहाँ पे सिंथेसाइज होगा, और दूसरा आरएनए का प्राइमर जो है वो फॉर्क एंड में अंदर की तरफ सिंथेसाइज होगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों जो आरएनए प्राइमर्स हैं दोनों का ओरिएंटेशन, दोनों का पोजीशन एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों से जो स्ट्रैंड का ग्रोथ होगा, नया स्ट्रैंड जो बनेगा, ठीक है, वो जो नया स्ट्रैंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। मतलब जो 3' एंड पे आरएनए प्राइमर है उसमें स्ट्रैंड का ग्रोथ अंदर के तरफ होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ जो आरएनए प्राइमर है उसमें से जो नए स्ट्रैंड का ग्रोथ होगा वो बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों का ग्रोथ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और एक बात, आरएनए प्राइमर इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? ठीक है, आरएनए प्राइमर इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आरएनए प्राइमर की प्रेजेंस से जो फ्री OH ग्रुप की बात मैं कर रही थी, ठीक है, तो आरएनए प्राइमर जो है वो फ्री OH ग्रुप को प्रोवाइड करता है सो दैट जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो उस
फ्री H ग्रुप के साथ में इजीली बाइंड कर जाएं और नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर का काम क्या है? आरएनए प्राइमर का काम सिर्फ इतना है कि वो एक छोटा सा शॉर्ट आरएनए बनाएगा सो दैट वो आरएनए जो है एक फ्री OH ग्रुप प्रोवाइड कर सके और उस OH ग्रुप का यूटिलाइजेशन करके नए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाए और डीएनए के नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो सके। बस इतना ही फंक्शन होता है आरएनए के प्राइमर का। ठीक है, अब आरएनए का जो प्राइमर होता है ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड लंबा ही होता है। कुणाल क्या हो गया? पक्का ध्यान है? ठीक है, आरएनए का प्राइमर जो है सिर्फ 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है, फ्री 3' ग्रुप जो है प्रोवाइड करता है और उसको यूटिलाइज करके नए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ द बेस पेयरिंग। ठीक है, तो अब नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है ऐड होते जाएंगे। तो कैसे ऐड होते जा रहे हैं? फ्री जो 3' ग्रुप है उसका यूटिलाइजेशन तो कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है, ठीक है, वो जॉइन करने के पहले, ठीक है, अभी तक ATP, GTP, CTP और TTP के फॉर्म में थे, यानी कि ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में थे एक्टिवेशन होने के बाद में न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये दोबारा से मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, दोबारा से मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में थे, अब इनको मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है विच इज़ नोन एज पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, यहाँ पर बेस पेयरिंग के टाइम पे एक एंजाइम एक्शन में आता है विच इज़ नोन एज पायरोफॉस्फेटेज। और ये पायरोफॉस्फेटेज जो है हर ट्राईफॉस्फेट से, मतलब जैसे एडिनाइलिक ट्राईफॉस्फेट रहा होगा तो एडिनाइलिक ट्राईफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है उसको रिमूव कर देता है और एडिनाइलिक मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, अब ये जो 2 फॉस्फेट के ग्रुप्स जो हैं अगर ब्रेक डाउन होकर के अलग होते हैं तो इनसे क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जब इनसे एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है, जो ऑपोजिट स्ट्रैंड में, ठीक है, सपोज यहाँ पर जब नया न्यूक्लियोटाइड जो है ज्वाइन कर रहा है, ये हम लोग मान लेते हैं ATP था। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होके किसमें चेंज हो गया है? AMP, यानी कि एडिनाइलिक मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया है। तो 2 फॉस्फेट के ग्रुप सेपरेट हुए तो उनके सेपरेट होने से, बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी का यूज़ जो है AMP करेगा और सामने के स्ट्रैंड में जो थाइमीन का न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, एडिनाइन है तो थाइमीन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो सामने वाले स्ट्रैंड में जो थाइमीन वाला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उस न्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका यूटिलाइजेशन करेगा। मतलब कि ट्राईफॉस्फेट से जब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को AMP यूज़ करेगा और जो ऑपोजिट स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उस न्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा। समझ आया? कुणाल, भूपेंद्र को समझ आया? थोड़ा थोड़ा। ये इस फॉर्म में था पहले, ठीक है, इसको अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने में यूटिलाइज करना है तो इसको मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ATP यानी कि एडिनाइलिक ट्राईफॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियोटाइड में जब हमको मोनोफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमको 2 फॉस्फेट के ग्रुप्स यहाँ से रिमूव करने हैं। ठीक है, तो जब अपन 2 फॉस्फेट के ग्रुप्स रिमूव करेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा? ठीक है,
रिएक्शन होगा DAMP बनेगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा प्लस और क्या रिलीज होगी, एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्शन बनेगा। ठीक, अब ये जो एडिनाइलिक मोनोफॉस्फेट है ये क्या करेगा, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा। इस एनर्जी को किस लिए यूटिलाइज करेगा, सामने वाले स्ट्रैंड में जो थाइमीन का न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा उस थाइमीन के न्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा। क्लियर, समझ आया? तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करके सामने वाले स्ट्रैंड में जो भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, एडेनाइन के साथ थाइमीन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ठीक है, तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और सामने वाले स्ट्रैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या होते जाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहा है और तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनके बीच में होते जाती है। समझ में आया? इस तरीके से स्लोली धीरे धीरे क्या होने लगता है कि स्ट्रैंड जो है वो लंबा होने लगता है, उसकी लेंथ जो है इंक्रीज होने लगती है। क्लियर है? ठीक है, अब थर्ड पे हम लोग आते हैं, दैट इज न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे बेस पेयरिंग होती है वैसे वैसे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, अब ये न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, यूकैरियोट्स में कौन सा एंजाइम होता है, क्या बताया था मैंने, नए स्ट्रैंड की ग्रोथ करने के लिए, स्ट्रैंड की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, देखो बताओ। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, 5 टाइप का डीएनए पॉलीमरेज बताया था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है वो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है उसका काम बेसिकली क्या होता है, उसका काम होता है, क्योंकि देखो आरएनए प्राइमर तो ऑलरेडी 3' ग्रुप जो है उसको तो प्रोवाइड कर ही रहा है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है उसका काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो होता है या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है उसको एस्टैब्लिश करना। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सामने वाले जो ऑपोजिट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज नहीं बनाएंगे तब तक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। इसीलिए ये जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा होता है ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन ही रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अब क्या बन जाएगा, आपका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी बन जाएगा। मतलब जो ग्रोइंग स्ट्रैंड है, जो नया स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको स्टेबिलाइजेशन जो है धीरे धीरे मिलने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो नए स्ट्रैंड का ग्रोथ है, ठीक है, वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा, वो होगा 5' to 3' के डायरेक्शन में। जैसे अगर ये 3' है तो इसका ऑपोजिट अगर स्ट्रैंड यहाँ पर ग्रो कर रहा है तो ये किस डायरेक्शन में भागेगा, 5' to 3' भागेगा। ठीक है, और अगर ये 5' है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3' आ जाएगा और इधर आ जाएगा 5'। तो नए स्ट्रैंड का ग्रोथ जो है वो हमेशा 5'
टू 3' के डायरेक्शन में भागता है। इसीलिए जो स्ट्रैंड का ग्रोथ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। दोनों जो डीएनए के टेम्पलेट होते हैं, ये एक टेम्पलेट है और डीएनए का ये एक टेम्पलेट है, तो दोनों टेम्पलेट में जो नए स्ट्रैंड की ग्रोथ हो रही है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागती है। ठीक है, अब पेरेंट डीएनए जो होता है, ये जो पेरेंट डीएनए जो है, यहाँ पे देखो हेलिकेज एंजाइम और टोपोआइसोमरेज एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, एसएसबी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। तो ये जो हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज है, ये धीरे धीरे पूरे डीएनए को ओपन करते जाता है। तो जितना ज़्यादा डीएनए ओपन होगा उतना ज़्यादा आगे चल के क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, तो हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज अपने काम में लगे हुए हैं, वो लोग डीएनए को ओपन करते जा रहे हैं और रेप्लिकेशन जो है वो हमेशा आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, अब एक स्ट्रैंड जो होता है, ठीक है, एक स्ट्रैंड जो होता है उसमें जो नया डीएनए बन रहा है वो कंटिन्यूअसली बनता है, मतलब कि उसके अंदर कोई गैप नहीं होता है, कंटिन्यूअसली बनते जाता है। लेकिन जो ऑपोजिट स्ट्रैंड, जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो नया डीएनए बन रहा है ये टुकड़ों में बन रहा है, फ्रैगमेंट्स में बन रहा है। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जितना भी बोलो आफ्टर ऑल यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट विद इन द डीएनए, एंड जो मतलब आरएनए प्राइमेज का एक्चुअल अटैचमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए यहाँ से, लेकिन वो हो रहा है बीच से, और दैट टू इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि आरएनए का जो प्राइमर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का ओरिएंटेशन जो है वो ऑपोजिट रहता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स का नेचुरल ओरिएंटेशन जो है वो 3' की तरफ यहाँ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स का ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ बीच से हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का ओरिएंटेशन भी ऑपोजिट है और आरएनए प्राइमर जो है वो भी बीच में जुड़ा हुआ है। उस वजह से ये वाले स्ट्रैंड पे जो नए रेप्लिकेटेड डीएनए का फॉर्मेशन है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में होता है। ठीक है, तो जब रेप्लिकेशन के टाइम पे डीएनए का एक सिंगल फ्रैगमेंट ना बन के टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं डीएनए के, तब ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओकाज़ाकी, उन्होंने जो है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है ऐसा 1968 में उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उनके नाम के ऊपर ये जो डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट्स हैं, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स हैं, इनका नाम क्या दे दिया, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स दे दिया। ठीक है, अब जो डीएनए के स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जिसमें डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होता है, उसको हम लोग कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई टुकड़े टुकड़े में हो रहा है तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, और ये क्योंकि कंटिन्यूसली चलता है तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और एक चीज़ कि जहाँ पर जैसे जैसे डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते जा रहे हैं, हर पॉइंट पे एक नया आरएनए प्राइमर भी बनता है। मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं तो 3 आरएनए के प्राइमर रहेंगे। ठीक है, अब ये तीनों आरएनए के प्राइमर जो है इंडिविजुअली अपना छोटा छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट यानी कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जो है उसको जनरेट करते जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो लीडिंग स्ट्रैंड तो एज इट इज़ अपना डेवलप होते जाता है। ठीक है, लेकिन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का क्या हुआ, मान लेते हैं हम लोग कि लास्ट एंड फाइनल पूरा जो पेरेंटल डीएनए है पूरे के पूरे का रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर लैगिंग स्ट्रैंड का क्या होगा, क्योंकि वो तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब लैगिंग स्ट्रैंड में पूरा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में एंजाइम एक आता है सीन में जिसको हम लोग कहते हैं आरएनएज।
ठीक है। आरएनएस जो एंजाइम है वो आता है सीन में, और जितने भी आरएनए के प्राइमर होते हैं, जितने भी आरएनए प्राइमर्स हैं, ये सारे के सारे आरएनए प्राइमर्स को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब आरएनए के प्राइमर्स जो हैं वो स्लोली क्या होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। जब आरएनए का प्राइमर गायब हो जाएगा तो हमको फाइनली क्या करना है, फाइनली ये करना है कि ये जो सारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो हैं यानी कि डीएनए के जो शॉर्ट सेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एंजाइम डीएनए लाइगेज आता है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज आकर के क्या करेगा कि ये जितने भी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं इनको आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। कैसे जोड़ देगा, डीएनए लाइगेज देखेगा भाई कि इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है। मान के चलते हैं ये वाला जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है और ये वाला जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है, इसके बीच में हम लोग मान लेते हैं 10 बेस पेयर का गैप है, ठीक है। तो ये जो डीएनए लाइगेज है ये क्या करेगा, नए 10 बेस पेयर्स जो हैं, ठीक है, उनको जेनरेट करेगा, उनको बनाएगा। तो जो मिसिंग, दोनों के बीच में मिसिंग 10 बेस पेयर हैं उनको बनाएगा, उनको जेनरेट करेगा, और उनको जेनरेट करने से क्या होगा कि इनके बीच का जो गैप है वो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए लाइगेज क्या करेगा कि सारे जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन करने से अब ये वाला जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड नहीं बन जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो गैप्स थे गैप्स फिल हो जाएंगे और पूरा स्ट्रैंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन उसमें भी एक जो है लास्ट स्टेप जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का क्या मीनिंग होता है पता है, ठीक है। जब कभी भी नहीं, जब कभी भी कोई भी राइटर किसी भी बुक को लिखता है, ठीक है, तो वो कभी भी फाइनल कॉपी नहीं बनाता है, वो हमेशा सबसे पहले रफ कॉपी बनाता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग हो नोट्स बनाने के टाइम पे पहले रफ में लिखते हो, ठीक है, जैसा जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद उसको जाकर के फेयर में अपने अच्छे तरीके से सही से लिखते हो, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो कुछ भी काम किया गया है उसको रीचेक करना, ठीक है। रीचेक करने पे हो सकता है भाई इतना सारा काम किया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो अगर बीच में गड़बड़ रह गई और उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो गड़बड़ जो है आगे वैसे ही कंटिन्यू चलेगी और वो आगे चल के फिर दूसरे जगह और तकलीफ पैदा कर सकती है। तो डीएनए में प्रूफ रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन होने के टाइम पे इतने सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस एक साथ चलते होते हैं कि कहीं ना कुछ मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। यही हम लोग मान के चल सकते हैं कि जो अनकॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं हो सकता है उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, हो सकता है सी का टी से हो जाए, ए का जी से हो जाए, ठीक है। तो अनकॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो फिर वो क्या मतलब किसका केस हो जाएगा, वो म्यूटेशन का केस हो जाएगा, ठीक है। और अगर म्यूटेशन का केस हो गया तो फिर वो आगे चल के अगर वैसा म्यूटेटेड डीएनए फिर रेप्लिकेट कर गया तो किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है। अब ये जो प्रूफ रीडिंग है, ठीक है, प्रूफ रीडिंग होती कैसे है, प्रूफ रीडिंग करने के लिए सीन में कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है वो क्या करता है कि जा कर के पूरा जो रेप्लिकेटेड डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसको रीड करता है, उसको चेक करता है, ठीक है। अब किसी भी तरीके का अनकॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्मेशन होने का जो चांसेस है दैट इज़ 1 in 10,000, मतलब एक्यूरेटली तो बहुत होता है रेप्लिकेशन, लेकिन प्रॉब्लम होने का या मिस्टेक होने का जो चांसेस है दैट इज़ ओनली 1 in 10,000 केसेस, ठीक है। तो अगर कोई इफ एट ऑल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके का कोई मिसमैच हो गया है, ठीक है, तो मिसमैच होने पर जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा होता है वो क्या करता है, वो जो मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड बेस होगा, ठीक है, उसको क्या कर देता है, कट कर देता है,
ठीक है। मिसमैच न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा, उसको वहाँ से रिमूव करेगा और जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होगा उस कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को वहाँ पर इंसर्ट कर देगा और लाइगेशन कर देगा, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मिस्टेक होती है तो वो करेक्ट की जाती है प्रूफ रीडिंग में। और प्रूफ रीडिंग होने के बाद में, ठीक है, अगर इस डीएनए के अंदर कोई सैटेलाइट डीएनए भी प्रेजेंट है, ठीक है, कई बार होता है सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है डीएनए के अंदर, अगर कोई सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट है तो उस सैटेलाइट डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेपरेटली होता है, ठीक है, क्योंकि जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग टीलोमियर बोलते हैं, ठीक है। तो जो टीलोमियर वाला पार्ट अगर है डीएनए में तो उसका रेप्लिकेशन सेपरेटली होता है। उसका रेप्लिकेशन करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं टीलोमरेज, ठीक है। तो टीलोमियर का जो रेप्लिकेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, टीलोमरेज एंजाइम होता है। और जो होल डीएनए है उसका रेप्लिकेशन अलग होगा, टीलोमियर पार्ट जो है उसका रेप्लिकेशन अलग होगा टीलोमरेज के हेल्प से। और फाइनली इस तरीके से जो पूरा डीएनए है वो आपका रेप्लिकेट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया डीएनए रेप्लिकेशन? यस। आ गया? कोई इशू नहीं? ठीक है, चलो घर जाके इसको पढ़ना। तो नहीं, कूदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना कूदे भी हो जाता है, ठीक है। आगे और पढ़ना है कि आज क्लास कंक्लूड करें? और आगे बढ़ते हैं। पढ़ना है? एकता, कुणाल, पढ़ना है और बताओ, पढ़ना है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसके बाद अभी असली रावण आने वाला है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ये कम था। अभी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है ना वो जान ले लेगा। दिखाओ टेक्स्ट बुक, दिखाओ टेक्स्ट बुक में क्या कितना दिया है। हाँ दिया है ना। चलो एक काम करते हैं, आज क्लास को कंक्लूड करते हैं क्योंकि कल से हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, आज क्लास को कंक्लूड करते हैं, कल से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो।